हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सीडीएस के केमिस्ट्री के यहाँ पे पीवाईक्यू जो भी हमारे पिछले 5 साल में आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे फिजिक्स और बायो की पीवाईक्यू यहाँ पे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले 5 साल के। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो एक ही प्ले में मैंने फिजिक्स और बायो सब कुछ यहाँ पे एक ही वीडियो में एक ही प्ले में डाल रखा है। तो आप वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ या तो आप सीधा चैनल के होम पेज पे जाके फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपली ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा शेयर कर देना। और जित आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या फिर कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई देता ही हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को, और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर वहाँ पे हम क्वेश्चन जब करेंगे तो तब तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, आप डायरेक्ट आंसर दे रहे होगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ प्लीज़ उस पर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मैटर की। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और साथ ही साथ उसमें मास होता है, तो वो हर एक चीज़ आपका क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसके पास मास होता है, वो हर एक चीज़ आपकी क्या होती है? मैटर होती है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मैटर के बारे में, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, और साथ ही साथ अगर आप स्मेल कर पा रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक कर पा रहे हो या दो मिला के कर पा रहे हो, ठीक है, कैसे भी, तो वो आपकी हर एक चीज़ क्या होती है? आपकी मैटर होती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एटम की, तो एटम आपका बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो जब ये खोजा गया था उस टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी। ठीक है, उस टाइम पे इसको माना जा रहा था कि सबसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाली है मैटर की। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप याद रख सकते हो कि ये बेसिक यूनिट किसकी है? मैटर की। ठीक है, और इसको खोजा किसने था? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, जॉन डेल्टन ने। ठीक है, तो इन्होंने इसको खोजा था। और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि मान के चलो हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, और अगर इसमें कितने भी एटम हो, ठीक है, मान लो एक एटम 1 है, एक एटम 2 है, ठीक है, मैं मान लो 3 एटम ले ले रहा हूँ। ठीक है, 3 एटम है, तो यहाँ पे जो ये तीनों एटम है ना, इन तीनों का जो मास होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट के अंदर कितने भी एटम हो सबका मास इक्वल होगा। ठीक है, नाउ वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक एलिमेंट है एक्स और एक एलिमेंट है यहाँ पे वाई, तो उस केस में है ना, यहाँ पे देखो एटम मान लो हम 1 ले ले रहे हैं, यहाँ पे एटम 2 ले ले रहे हैं, तो इस केस में इन दोनों का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट ही डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक, फिर यहाँ पे हम चलते हैं अगले चीज़ पे। तो यहाँ पे अगले में मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आपका जो एटम होता है बेसिकली, तो एटम आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इन सब से मिलके आपका क्या बनता है? एटम बनता है। अब यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, आपको बताया नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ई माइनस लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे इसको खोजा था यहाँ पे जे जे थॉमसन ने। ठीक है, ये जितने भी नाम बता रहा हूँ सब याद रखना। ठीक है, तो जे जे थॉमसन ने इसको खोजा था, और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ना नेग्लिजिबल हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। नाउ इसको कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोजा गया था? वो था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जितने एक्सपेरिमेंट है वो सब इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं इस पर भी आपको समझाऊंगा आगे एक्सपेरिमेंट्स भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन, जो कि आपका यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाउ यहाँ पे आपको देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो आपको देखो क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि पॉजिटिवली चार्ज जो आपका एलिमेंट है, या आपको पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यहाँ पे ढूंढा था गोल्डस्टीन ने सबसे पहले। ठीक है, और उसका उस टाइम पे उसने नाम दिया था H प्लस आयन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने, और उन्होंने इसका नाम दिया था H प्लस आयन। ठीक, अब उसके बाद जो आप ये प्रोटॉन पढ़ते हो आजकल, ठीक है, जो ये नाम है, ये नाम किसने दिया है? तो नाम यहाँ पे दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, खोजा था यहाँ पे गोल्डस्टीन ने, उसका उस टाइम पे नाम दिया था H प्लस आयन, और यहाँ पे जो प्रोटॉन आप नाम देखते हो, नाम सुनते हो, वो यहाँ पे दिया था रदरफोर्ड ने, यहाँ पे पॉजिटिव वाले चीज़ को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे नो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ चार्ज नहीं है। इसको खोजा किसने? इसको यहाँ पे खोजा जेम्स चैडविक ने।
ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने यहाँ पे इसको खोजा है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन में आप एक और चीज़ याद रख लेना कि ये किससे खोजा गया है, ये कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से खोजा गया है। ठीक है। नाउ यहाँ पे जेम्स चैडविक ने ये यहाँ पे खोजा है इसको। और एक चीज़ यहाँ पे जो न्यूट्रॉन के बारे में आपको याद रखनी है वो है कि ये हर एक में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी हर एक एलिमेंट में आपको न्यूट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं क्यों देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई रिपल्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सबसे स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रॉन है जो हैवियर है वो उसमें जा नहीं सकता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो इसी की वजह से इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। उसमें ऑप्शन दे देगा और उसमें आपका हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको ये इक्लिप्स में दिख रही है, ठीक है, ये सब होते हैं आपके ऑर्बिट्स और इसी में ही आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारे दोनों हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। ठीक है। ये आपके मूव नहीं करते हैं यहाँ पे ऑर्बिट में, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। ठीक। नाउ अगर हम इसी के आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है आपके लिए एटॉमिक सिंबल। ठीक है। तो एटॉमिक सिंबल के बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक सिंबल हम कैसे लिखते हैं, मान लो हमारे पास ये कोई एलिमेंट है एक्स, तो जो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा मास नंबर। ठीक है। और मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे जेड, और जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से हम लोग एटॉमिक सिंबल लिखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले तो याद रखनी है। नाउ दूसरी चीज़, जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आपका मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये आपके कुछ एक आपको जो पता होना चाहिए एटॉमिक सिंबल के बारे में, ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आइसोटोप्स। ठीक। अब आपने देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के आपके हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, जहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो, सेम हो, और आपका मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कौन से हो गए इसमें, ये नीचे वाले देखो ध्यान से, तो तीनों सेम है। अब मास नंबर क्या हो गया, ये ऊपर वाले, तो तीनों यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस टाइप्स के मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे जहाँ पे सेम एलिमेंट हो। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेम एलिमेंट हो। ठीक है। सेम एलिमेंट होने चाहिए और वहाँ पे क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो जाए। ठीक है। तो ये आपके होते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट होता है आपका आइसोबार्स। ठीक है। अब आइसोबार्स में क्या होता है, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे सेम थे। ठीक है। यहाँ पे कैसे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में कैसे रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट में भी इनका केस रिवर्स हो जाएगा जो आइसोटोप में था। यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो। ठीक है। तो यहाँ पे 40 20 और आर्गन में हो गया यहाँ पे 40 और 18। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो हमारे केस में यहाँ पे मास नंबर सेम है और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो इस केस में आइसोबार्स में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर यहाँ पे सेम होता है, और हमेशा हम लोग डिफरेंट एलिमेंट में देखते हैं ये चीज़। ठीक है। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट में देखते हैं, आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट में देखते हैं। आइसोटोप्स में आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। ठीक है। तो उससे रिवर्स है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, आइसोटोन्स। ठीक है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स बेसिकली आपके होते हैं जहाँ पे उनका न्यूट्रॉन जो नंबर है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, पर यहाँ पे जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो यहाँ पे डिफरेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोटॉन्स का नंबर आपका हो डिफरेंट। ठीक है। प्रोटॉन्स पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे क्या हो, सेम हो। ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, क्लोरीन, ठीक है, 37। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 17। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20। ठीक है। अब इसी में ही अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, ठीक है, तो पोटेशियम का होता है 39, और इसमें क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन होते हैं 19
और न्यूट्रॉन होते हैं कितने 20। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा n है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे सेम है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो आइसोटोन्स आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे नहीं आता, आपका किस पे आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आता है। और आइसोटोप्स आइसोबार आपके डायरेक्ट एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर पे निकलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इस चीज़ को यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कर लिया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे करके जाना है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो आपका ये हाइड्रोजन, जो तीसरा वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है 3H1 वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो ट्राइटियम बेसिकली आपका यूज होता है रेडियो एक्टिव की तरह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव के लिए यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक बॉम्ब में। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब में हम लोग किसको यूज करते हैं, जो हमारा थर्ड आइसोटोप्स है, ठीक है, हाइड्रोजन का। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एटॉमिक बॉम्ब में। ठीक, और ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके आइसोटोप्स होते हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलो और बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयोडीन के आइसोटोप्स की। ठीक है, तो आयोडीन का जो एक आइसोटोप है वो आपका यहाँ पे किस में यूज होता है, ग्वाइटर में यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर देखने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का आपका बेसिकली यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये याद रखना, ट्रीटमेंट, और ये भी आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, और एक लास्ट आप याद रख लो आपका यूक्रेनियम का। ठीक है, यूक्रेनियम का जो आपका एक आइसोटोप होता है वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल आता है। ठीक है, तो ये सब अभी हम आगे करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे और भी पता चल जाएगा। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में ये सब यूज होंगे ही। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कौन सा आइसोटोप, ठीक है, कौन सा आइसोटोप यहाँ पे कोबाल्ट का, कौन सा आइसोटोप यहाँ पे आयोडीन का ग्वाइटर के लिए यूज होता है। पर आपको ये याद रखना है बस कि आयोडीन का जो एक आइसोटोप है वो यहाँ पे ग्वाइटर के लिए यूज होता है, और एक यहाँ पे कोबाल्ट का आइसोटोप है जो यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और एक जो आपका यूक्रेनियन का है, ठीक है, यूरेनियम का है, तो वो आपका किस में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यहाँ पे एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको किसके लिए याद रखना है, ये आपको याद रखना है यूरेनियम के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर ली। सो नाउ यहाँ पे अब हम कुछ मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेल्टन का मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये हेडिंग लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो बस आप ध्यान से सुनना। तो ठीक है, डेल्टन ने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था कि जितने भी आपका मैटर होते हैं वो सब आपके बने होते हैं एटम से, और जो आपका एटम है वो यहाँ पे इनडिविजिबल है, मतलब और ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब यहाँ पे उन्होंने एटम खोजा था तो उनको ये लग रहा था कि इससे छोटा और पार्ट नहीं होता है मैटर का। ठीक है, उस टाइम पे एटम ही सबसे छोटे होते थे। नाउ दूसरी चीज़ कि अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो वहाँ पे उसके जितने भी एटम्स हैं उन सबका यहाँ पे वो एक दूसरे से मतलब आइडेंटिकल होंगे। मतलब क्या है इसका, कि सबका यहाँ पे सेम मास होगा, सेम प्रॉपर्टी होगी, अगर हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसके सारे एटम्स को हम लोग देखते हैं तो। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताई थी। तीसरा इन्होंने क्या बोला है कि जो कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे कैसे बनते हैं, बेसिकली जब भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम्स अगर मिलते हैं तो उससे आपके कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 3 पॉइंट आपको याद रखने किसके, डेल्टन मॉडल के। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बस लिख दे रहा हूँ, एक कंपाउंड कैसे बनते हैं यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सेम एलिमेंट का क्या होता है ये पता होना चाहिए, और डिफरेंट एलिमेंट का क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको लिख के ही दिखाया था पिछले ही स्लाइड में। ठीक, और फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब है आपका यहाँ पे थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक, और साथ ही साथ हम इसको किस नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि एक नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, ठीक है, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, वो यहाँ पे एटम में प्रेजेंट होता है, पर ये नहीं बता पाए थे कि वो कैसे अरेंज होता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे इतने याद रखने कि इन्होंने ये फाइंड किया था कि ये इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, पर ये बता नहीं पाए थे ये कि कैसे ये अरेंज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी जो कि यहाँ पे 1000 एटम थिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। ठीक, उसके बाद इन्होंने ना एल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, एल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे गिराया था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं
उनको इन्होंने गोल्ड फॉइल पे यहाँ पे गिराया था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा था कि जो कुछ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है वो तो कुछ हो जा रहे हैं स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल से ही सीधे सीधे यहाँ पे पास हो जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे जगह है एटम के अंदर वो क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है प्रेजेंट, ठीक है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है प्रेजेंट, ठीक है, ये ऐसे याद रख लो। स्ट्रेट जब भी जा रहे हैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल से तो एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, नाउ दूसरा इन्होंने क्या देखा था कि जब भी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, छोटे एंगल से, तो जब भी यहाँ पे छोटे एंगल से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एटम का, तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या बताया कि जहाँ से भी ये छोटे एंगल से, ठीक है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जहाँ पे भी यहाँ पे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, यहाँ जहाँ से भी ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है, पर यहाँ पे बहुत छोटी जगह में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है एटम में भी, पर वेरी लिटिल स्पेस पे, ठीक है, मतलब बहुत ही कम जगह पे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूसरे में इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली। क्यों यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो आपके अल्फा होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी याद रखना, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्या है, उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बोला कि यहाँ पे छोटे एंगल से हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कम जगह पे यहाँ पे इनके अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब ना यहाँ पे जो आपके थर्ड चीज़ आती है, ठीक है, तो थर्ड इन्होंने फाइंड आउट किया था वो था कि यहाँ पे अगर कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है और यहाँ पे वो 180 डिग्री पे वापस आ जाए, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 180 डिग्री पे वापस आ जाए, तो इन्होंने बोला था कि जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मास एटम का जो भी है वो यहाँ पे एक ही जगह पे कंस्ट्रेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि एक ही जगह पे कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक जगह पे गया और वहीं से वापस आ गया, ठीक है, 180 डिग्री पे ही वापस आ गया, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम यहाँ पे वो कंसेंट्रेटेड है एक स्मॉल वॉल्यूम में एटम के, ठीक है, तो वो बस छोटी सी जगह पे ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका एटम का मास एक छोटी सी जगह पे ही है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, तो देखो यहाँ पे छोटी सी ही जगह, ये पूरा आपका एटम था, तो एक छोटी सी ही जगह में आपका पूरा मास यहाँ पे कंस्टेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है तीनों जो यहाँ पे गोल्डस्टीन ने फाइंड आउट किए थे। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अलग है और आपका रदरफोर्ड मॉडल आपका एकदम अलग है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या है बेसिकली, तो मॉडल में क्या है, देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस बनाया। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पे ऑर्बिट्स आपकी हैं, एक ऐसे जा रही है, ठीक, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, और इन सब पे आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपके एटम्स जो हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपका एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप से है जहाँ पे न्यूक्लियस आपका बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ऑर्बिट्स में मूव करते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो है आपका यहाँ पे प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको हम लोग इस नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ऑफ द एटम। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका ड्रॉबैक क्या है बेसिकली, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है कि वो यहाँ पे एक्सेलरेशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, जब वो एक्सेलरेशन के थ्रू जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्बिट का जो ये साइज है ना, आपको जो रेडियस डायमीटर जो भी आप बोल लो, तो यहाँ पे वो सिकुड़ता जाएगा, मतलब डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा होगा, इतना वो डिक्रीज कर जाएगा कि वो न्यूक्लियस से जाके यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक है, कोलाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये ड्रॉबैक था, तो उसी को यहाँ पे सही करते हुए अगला जो मॉडल आया था वो था आपका यहाँ पे बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्ड्स ने बेसिकली क्या किया था, यहाँ अंदर न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे 4 शेल्स बना दी। ठीक है, यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये ऐसे 4। ठीक है, और यहाँ पे चारों शेल्स जो हैं आपकी कैसे हैं, यहाँ पे देखो, पहली वाली, ये दूसरी, ये तीसरी और यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, तो के एल एम एन, ठीक है, इन्होंने ये नाम दे दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि कितने यहाँ पे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया 2⁻n²। ठीक है, मतलब कि क्या है इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये k है वो आपकी 1, ये है 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करो, तो आपकी 2, यहाँ पे 8, ठीक है, 18 और यहाँ पे 32। ठीक
ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं इन सब शेल्स में, ठीक है। और यहाँ पे पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, मतलब यहाँ पे रूल्स दिए थे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे रूल दिया था इन्होंने कि जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पे एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मान के चलनी है, अगर हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, इनका मॉडल फॉलो करना है, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ऑर्बिट्स बनाए, जो मैंने आपको बता दिया KLMN, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, इसी को इन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट का यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे ये कुछ पोस्टुलेट से जो यहाँ पे बोर्स मॉडल ने, मतलब बोर्स ने यहाँ पे दिए हैं, ठीक। तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अगले चीज़ की, तो यहाँ पे आपने ऑर्बिटल थ्योरी सुनी होगी, ठीक है, जहाँ हमने क्या देखे, हमने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल हमने देखे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग जब बात करते हैं ना ऑर्बिटल थ्योरी में, तो ऑर्बिटल थ्योरी में आपके s के अंदर, s ऑर्बिट के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, p के अंदर 6, d के अंदर यहाँ पे 10 और f के अंदर यहाँ पे 14, ठीक है। तो इतने आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हो जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखना। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे आए थे एग्जाम्स में। अब मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। अब हम जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। अब ये किसने किया था, अभी मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड, जो आपका एक्सपेरिमेंट था उससे ही पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमें देखने को मिला था यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है एटम के बीच में, ठीक है, मतलब एटम के सेंटर में हमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटोप्स की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे किसी की बात नहीं की है, ठीक है। आइसोटोप्स की तो यहाँ पे है ही नहीं बात, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रदरफोर्ड ने तो खोजा ही नहीं था, ठीक है। फिर प्रोटॉन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने नहीं खोजा था, गोल्डस्टीन ने खोजा था, उसका नाम यहाँ पे रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो वापस से वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे वापस से पूछा गया, ये 2019 वाले CDS में आया, ये 2020 वाले में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पे आंसर क्या है, सी ही रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेसेस, तो एकदम करेक्ट है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था जहाँ मैंने एटॉमिक सिंबल आपको समझाया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, आइसोबार आर एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोबार्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हमने अभी देखा था, और साथ ही साथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो आपका मास नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो यही आपकी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे गलत है। तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे बाकी भी देख लेते हैं, तो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था जहाँ पे मैंने एटॉमिक सिंबल समझाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैलेंसी के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे जो वैलेंसी है आपकी, यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता देता हूँ, तो वैलेंसी बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वो होते हैं, ठीक है, जो आपके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपके आउटर मोस्ट जो आपकी शेल है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो अभी मैंने आपको एक KLM ये वाला दिखाया था ना, तो इस शेल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, तो सोडियम है, ठीक है, उसका 11 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ K, L और M की, तो यहाँ पे K में कितने आ रहे थे, 2, L में 8 और M में कितने आएंगे, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये 1 है, ये आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी या तो 1 हो जाएगी, ठीक है, या फिर कितनी हो जाएगी, 8 - 1 या फिर 7। पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। अगर आपसे दोनों पूछे तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे, अगर आपसे नहीं पूछता है तो आपको एक बताना है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, पॉसिबल का मतलब क्या है कि 1 को लूज करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ 7 को गेन करना, ठीक है, आप ऐसे समझ लो इसको। अब ना दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 4 से अगर कम होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 से कम होते हैं, तो उस केस में ये लूज करता है, और जो यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वही इसकी वैलेंसी बन जाएगी। अगर मान लो ये 4 से ज़्यादा है,
ठीक है, 4 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं उसमें से 8 आप माइनस कर दो तो उतना आपकी यहाँ पे वैलेंसी बन जाएगी। मतलब मान लो अगर 5 है तो 8 में से 5 माइनस कर दो, ये आपकी वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो आपका फुल फिल्ड है, मतलब सारा ही ऑर्बिट आपके भरा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही आपका फुल है, तो उस केस में हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, और या तो आप बोल सकते हो इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर था वो था आपका यहाँ पे बी। ठीक है, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर नहीं होता, सेम मास नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जीरो चार्ज पोजेस करते एकदम सही है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास। ठीक है, हाँ तो ये एकदम इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एकदम इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे मैंने उसमें बताया नहीं था, पर यहाँ पे ये चीज़ आप याद रख लेना कि जो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो आपका प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियर। हाँ तो एकदम सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है ऑर्बिट में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियर में प्रेजेंट रहते हैं। हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियर, नहीं। तो यही आपका क्या करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपसे यहाँ पे नॉट पूछा था, तो रिवॉल्व कौन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट पे चलते, देखो अब यहाँ पे वैलेंसी पूछ ली फॉस्फोरस की, और आपको यहाँ पे दोनों वैलेंसीज बतानी है। तो फॉस्फोरस का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 15। ठीक है, 15 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 ऑर्बिट्स लगेंगी। ठीक है, तो 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, बचा कितना आपके पास यहाँ पे 5। अब 5 अगर यहाँ पे बचा तो एक तो आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक, और एक आपका क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 जो कि होगा 3। तो 3 और 5 आपकी क्या आएंगी, ये वैलेंसीज आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। पहली बात तो आपको देखो ये याद रखना है कि वैसे इसकी 3 होनी चाहिए थी, पर क्योंकि आपसे दोनों पूछ रहा है तो यहाँ पे 5 को भी हम लोग मान के चलेंगे। अब यहाँ पे 3 क्यों नहीं चाहिए थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अब देखो इस केस में क्या है, यहाँ पे 5 को रिमूव करने से अच्छा है कि आप 3 को गेन कर लो। ठीक है, 3 को गेन करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 5 को लूज करना। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी सबसे सही जो है वो है 3, पर हम यहाँ पे 5 भी लेके चलते हैं, मतलब दोनों वैलेंसी आपके लिए करेक्ट है। पर अगर कोई एक पूछता है तो उस केस में आपकी जो सबसे अच्छी, मतलब सबसे आप बोल लो सही वैलेंसी होगी ना, वो आपको लेनी है। ठीक है, जो आपके लिए, जैसे यहाँ पे जो मैंने बोला कि 3 को लूज करना, 3 को गेन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 5 को लूज करना। ठीक है, तो उस केस में आपकी 3 होती, पर यहाँ पे दोनों पूछी तो 3 और 5 दोनों हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ट्राइटेनियम होता है। ठीक है, 3 1 और H। ठीक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, और इसी केस में यहाँ पे क्या होता है आपका, आइसोटोप होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक टाइप का आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता चुका हूँ, और ये आपका कहाँ यूज़ होता है, ये आपका यहाँ पे यूज़ होता है एटॉमिक बॉम्ब में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है, और ये क्या है, इसका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार्स। अब आइसोबार वही सेम चीज़ वापस आ गई, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन में है। ठीक, तो आप ऐसे भी यहाँ पे हटा सकते थे। ठीक, पर यहाँ पे अगर मान लो आपको ये नहीं पता था कि डिफरेंट एलिमेंट हो हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक, और सेम मास नंबर होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो देखो यहाँ पे सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। ठीक, तो ये वैसे ही सब अलग हो गए, पर यहाँ पे देखो डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर होगा, डी आपका करेक्ट आंसर। जहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, मास नंबर यहाँ पे क्या हो, सेम हो, और दो अलग एलिमेंट हो। याद रखना, आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट पे होता है, आइसोबार आपका दो डिफरेंट एलिमेंट पे होता है, उसके ऊपर फिर हम मास नंबर एटॉमिक नंबर देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जितने हैं आपके ऊपर वाले, ये सब आपके क्या आइसोटोप्स है। ठीक है, तो ये आपके क्या आइसोटोप्स है। ठीक है, जहाँ हमने क्या देखा था, ये आपका पहला आइसोटोप था हाइड्रोजन का, ये आपका दूसरा आइसोटोप, और थर्ड वाला भी हमने देखा रेडियो एक्टिव होता है। फिर 12C6, ठीक है, 13C6, 14C6, ये भी अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के कर लिए हैं प्रीवियसली, आज जितने भी यहाँ पे 5 साल में यहाँ पे आए हैं।
ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया हो, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया और आपको यहाँ पे क्या रिवाइज़ सबसे अच्छे से करना है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक? और उसके साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं है, मैंने आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है? और ज़्यादा चांसेज़ यहाँ पे बनने के, पर आपको बाकी जो छोटा-छोटा आपको ऐसे समझ लो कि थोड़ा-थोड़ा जो बचा हुआ है अंदर ही इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिलेबस, तो आपको खुद से यहाँ पे रिवाइज़ करना है ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो, ठीक है? तो मैं बस इतना बोलूँगा कि आप कंप्लीट चैप्टर करो, पर जो मैक्सिमम आप रिवीजन दो ना, तो आप इन सब चीज़ों का देना। ठीक, इसी के साथ मैं लास्ट में बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कुछ डाउट होता है तो आप सजेशन भी होता है, कुछ भी होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता ही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 2 लाएँगे, ठीक है? केमिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर्स के भी यहाँ पे पीवाईक्यूज़ करेंगे पिछले 5 साल के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।